Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our session number 3, and hopefully this would be the last session of our today's lecture. Beta, in this session, we are going to discuss functions of family. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोसाइटी में जो कोई चीज होती है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। लेकिन आप अपने आसपास थोड़ी नजर दौड़ाएंगे, अभी जिस जगह पे आप बैठे हैं आपके आसपास जो कोई चीज पड़ी है उसका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई फंक्शन है जिस वजह से वो चीज वहां पे पड़ी है। तो फैमिली का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं सोसाइटी में? बेटा, इसके टोटल 5 फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सोशलाइजेशन, जो कि चैप्टर पढ़ चुके हैं सोशलाइजेशन का, कि फैमिली का काम होता है कि वो छोटे बच्चे को जो है वो यानी कि एक सोसाइटी में रहने के काबिल बनाए। एनिमल से सोशल एनिमल बनाना, इसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। आओ, ये बैठो, चाय तो पिए। अच्छा, द फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर चाइल्ड रेयरिंग। यानी फर्स्ट, सबसे पहली जगह जहां पे बच्चा पहुंचता है या उतरता है, यानी इस जगह पे बच्चा आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग फॉर चाइल्ड रेयरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए कि बेटा जैसे बच्चा होता है तो ये ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। यानी इसका जो यानी बच्चा होता है, इसके जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें आप जैसा चाहेंगे बच्चे को बना सकते हैं। अगर फैमिली अच्छी है तो वो बच्चा माशाल्लाह अच्छा शहरी बन जाएगा। लेकिन अगर फैमिली खुद अच्छी नहीं है, मवाली आसपास में रहते हैं और करप्ट हैं, मोरली करप्ट हैं, तो इट मीन्स उस बच्चे बेचारे की बड़ी बुरी किस्मत है कि वो उस तरह के माहौल में आ गया है। आइडियली पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप इनटू वेल इंटीग्रेटेड एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यानी पेरेंट जो है वो क्या करते हैं, पेरेंट का ये काम होता है कि एक ऐसा बच्चा वो बनाए सोसाइटी के लिए जो कि वेल इंटीग्रेटेड हो। वेल इंटीग्रेटेड का ये मकसद है कि वो जो अंदर से फील करता हो, अंदर से थिंक करता हो, उसी तरह वो बाहर से बिहेव भी करता हो। जितना अंदर से अच्छा हो उतना बाहर से भी अच्छा हो। एंड कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स यानी कि बेटा वो जो बच्चा हो वो मुआशरे के लिए एक असासा साबित हो, मुआशरे के लिए एक बोझ साबित ना हो। यानी उसके वजूद से मुआशरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर मुआशरे को उससे कुछ ना मिल रहा हो बल्कि वो मुआशरे से सिर्फ ले ही रहा हो, तो ऐसा बंदा मुआशरे के लिए बोझ होता है। तो बेटा ये फैमिली होती है जिसने तयन करना होता है कि वो जिस बंदे को सोसाइटी के लिए भेज रही है, आया वो सोसाइटी के लिए बोझ बनने जा रहा है या वो सोसाइटी के लिए कोई असासा बनने जा रहा है। Of course, family socialization continues throughout the life cycle. यानी कि बेटा ये जो सोशलाइजेशन होती है, फैमिली सोशलाइजेशन होती है, ये सारी जिंदगी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक बच्चे की तरबियत की, सिखाया और फिर 6 साल से वो तरबियत बंद हो गई, नहीं। बड़ा होता जाएगा। इवन आप लोग अभी 20 साल 22 साल के हैं, लेकिन आपने देखा होगा अगर कभी कोई चीज कहीं पे आपकी गलती होती है तो आपकी अम्मी आपको डांटती होंगे, आपके अब्बू आपको डांटते होंगे कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये जो रोक टोक होती है ये भी एक तरह की सोशलाइजेशन होती है। तो ये सोशलाइजेशन जो है वो पूरी लाइफ चलती रहती है। एडल्ट्स चेंज विद इन मैरिज एंड
as many parents know, mothers and fathers learn as much from their children as their children learn from them. यानी कि बेटा जब बड़ों की शादी हो जाती है, यानी अब आप 20-22 साल के हो गए हैं तो कुछ सालों में आपकी शादी हो जाएगी, तो जब आप शादी में आते हैं तो आप कई सारी चीजें आपकी बदल जाती हैं। आप पहले दोस्तों के साथ बैठते थे, रात को देर घर आते थे, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते थे, अपने हर शौक पूरे करते थे, ये सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। और बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही अपने माँ बाप से सीखते रहते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात बच्चे भी माँ बाप को सिखाते हैं, बच्चे भी माँ बाप को सोशलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या सीखा है, बच्चे ने मुझे क्या सिखाया, मेरी बेटी है उसने मुझे क्या सिखाया है, उसने बेटा ये सीखा है बर्दाश्त। कभी कभी बच्चा जो है बहुत ज्यादा चीखता है और कोई वजह भी सामने नहीं होती कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन वो रोता है, वो आपको चिढ़ाता है। आपको चिढ़ कब आती है, आपको गुस्सा कब आता है कि कोई चीज बार बार आपको इरिटेट कर रही है और उसकी कोई वजह भी सामने नहीं आ रही, आपको गुस्सा आता है कि मैं दीवारों के साथ सर फोड़ूं अपना। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप सुकून में होते हैं और आप मुस्कुरा कर बच्चे को देख रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उस बच्चे ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी सलाहियत आपको सिखा दी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही सीखते रहते हैं, बल्कि माँ बाप भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। बेटा ये भी फैमिली का जो है एक फंक्शन है। आपको याद होगा हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव में पढ़ा था, ये जो है वो लेटेंट फंक्शंस, यानी वो चीजें जो बताई नहीं जाती। बेटा फैमिली के अंदर, मैरिज के अंदर ये जो चीज है, ये कभी भी इसका इजहार नहीं किया जाता, ये लेटेंट फंक्शंस कहलाते हैं। और बेटा कभी कभी ये भी होता है कि इस चीज के बारे में हम डिस्कस करना यानी अच्छा नहीं समझते, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज के बारे में बाप जो है वो अपने बेटे से और माँ जो है वो अपनी बेटी से जरूर तज़किरा किया करे, उसको उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, उसको प्रॉपर यानी क्या कहते हैं कि गाइडेंस जरूर दे के बेटा आपकी लाइफ में ये फेज भी आने वाला है, तो इसको आपने कैसे हैंडल करना है। एवरी कल्चर रेगुलेट सोशल सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी हर कल्चर जो है वो इस चीज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने से क्या मकसद है, रेगुलेट यानी उसकी एक तरतीब बनाता है कि ये चीज आपने कैसे फुलफिल करनी है। इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, अब हमारे पास दो वजूहत आ गई हैं कि क्यों रेगुलेट किया जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी को। एक वजह तो ये बताई जा रही है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए, यानी कि अब इस एक्टिविटी के जरिए अगर बाहर आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, यानी शादीशुदा लोग शादी होने के बावजूद भी बाहर अपने ताल्लुकात पैदा करते हैं, तो बेटा इससे क्या होता है, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा आता है। एक एक बार मैंने यानी बहुत सारा तफक्कुर किया कि हमारा जो मजहब है उसने क्यों इस चीज से मना किया, इसके पीछे क्या हिकमत है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, अगर किसी चीज पर आप एतराज ना करें और आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे इसका फहम अता फरमा, तो अल्लाह पाक फिर आपको उसका फहम अता फरमा देते हैं। तो उसके गौर फिक्र के जवाब में मेरे माइंड में जो इस सवाल का जवाब आया, क्यों इस्लाम आपको मना करता है कि आप जो है वो हिलाल तरीके से अपनी इस चीज यानी जिना से क्यों आपको दूर रखना चाहता है, क्योंकि जो यानी गलत तरीका होता है उसके जरिए जो बच्चे पैदा होते हैं फिर वो बेटा सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो लोगों की जिंदगी अजाब बना रहे होते हैं, उनको मजा आता है इस चीज में, उनको लुत्फ आता है, ये उनकी आदत होती है। जब तक वो लोगों को तंग ना करें, जब तक वो लोगों को यानी तकलीफ ना पहुंचाए, उनको सुकून नहीं मिलता। तो बेटा अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो उस तरह के ताल्लुकात
के बाद पैदा होते हैं, जो दूसरे लोगों को, तो सोसाइटी में ये बिगाड़ पैदा होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी राइट्स, यानी जब एक बंदा है और एक बंदी है, उनकी आपस में शादी है और वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी एक दूसरे के साथ ही परफॉर्म करते हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं तो प्रॉपर्टी उन ही बच्चों की तरफ जाएगी। वरना तो फिर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके जगह जगह पे ताल्लुकात है, तो फिर तो वो सारे लोग क्लेम करेंगे कि भाई, वो कहेगा भाई मैं भी इसका बेटा, वो कहेगा मैं भी इसकी बेटी। ठीक है बेटा, तो बिगाड़ पैदा होता है सोसाइटी में। अमेरिकन सोसाइटी जिसको हम अच्छे अच्छे मिसाल बताते हैं, हम वो लोग इतने तरक्की याफ्ता, बेटा अंदर से वो लोग खोखले हैं। अगर फैमिली के तनाजुर में देखा जाए तो वो लोग अंदर से खोखले हैं। काफी साल पहले एक जोक जो है, वो मैंने, जब ये टच मोबाइलें नहीं हुआ करती थी तब ये जोक आया, और ये जोक जो है वो उस पे हंसने की बजाय रोने का मकाम था। तो एक लड़का आता है, वो बाप को कहता है कि आई वॉन्ट टू मैरी दैट गर्ल, मैं फला लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो वो बाप उसको कहता है कि नहीं बेटा, आप उससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बहन है। आई हैड रिलेशनशिप विद हर मदर। तो वो बेटा जो है वो मजबूर होकर माँ की तरफ जाता है और वो कहता है, अम्मी अब्बू की आप ये हाल देखें, मैं फलां लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और ये कहते हैं कि आप इससे शादी ना करें क्योंकि वो आपकी बहन है, उसकी माँ के साथ मेरे गलत ताल्लुकात रहे थे। तो वो माँ मुस्कुरा कर उसको कहती, नहीं बेटा, आप जाके उससे शादी करें क्योंकि तुम उसके बेटे ही नहीं हो, तुम किसी और के बेटे हो। तो बेटा यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बिगाड़ पैदा होता है जब सोसाइटी यानी तरतीब में नहीं रखती इस चीज को। और हमारे मजहब ने बहुत ही अच्छी तरतीब बना के रखी है, और इसी तनाजुर में एक एक, दो दो, तीन तीन और चार चार शादियों तक की इजाजत दी हुई है कि आप अगर एक से मुतमईन नहीं है तो आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन गलत काम ना करें। इससे सोसाइटी में बिगेड़ पैदा होता है। द इंसेस्ट टेबू। The incest taboo is a norm forbidding sexual relations or marriage between certain relatives. अच्छा बेटा, हर फैमिली के अंदर यानी हर कल्चर जो है, कुछ रिश्ते जो है उनके दरमियान लकीर खींच देता है कि भाई इनके दरमियान शादी नहीं हो सकती। जैसे हमारा मजहब कहता है कि किसके साथ शादी हो सकती है, किसके साथ शादी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, फूफी, खाला, बहन, भतीजी, भांजी, बीवी की भतीजी, इस तरह से बेटा यानी लाइन खींच दी गई है कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है। और आप हिंदुओं को देखेंगे, वो इवन अपनी कजिन्स के साथ भी नहीं करते, यानी चाचा की बेटी के साथ वो लोग, हम करते हैं चाचा की बेटी के साथ, वो लोग चाचा की बेटी के साथ भी निकाह यानी शादी नहीं करते। तो बेटा हर कल्चर का एक अपना अपना दायरा है कि कहाँ पे शादी कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। इसको एंसेस्ट टेबू कहते हैं। Although the incest taboo exists in every society, यानी हर सोसाइटी में ये मौजूद होता है। Exactly which relatives cannot marry varies from one culture to another around the world. जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, वो हर सोसाइटी में अलग अलग है। सोशल प्लेसमेंट। बेटा तीसरा जो फंक्शन है फैमिली का, वो है सोशल प्लेसमेंट। यानी आपको एक समाज में जगह मिलती है, मर्तबा मिलता है। आप नए मेंबर हैं सोसाइटी के, आपका क्या स्टेटस होगा, आपकी क्या पोजीशन होगी, इसका तयन आपकी फैमिली ने करना है। क्योंकि जो फैमिली की पोजीशन है वही आपकी पोजीशन होगी। अगर आप किसी यानी बड़े मखदूम बड़े पॉलिटिशियन के घर में इंसान पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मिनिस्टर हो जाता है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, हमारे शहर के एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं। अब उसकी एज हमसे भी कम है, यानी वो कोई 31-32 साल के हैं। वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर हैं। मैंने देखा उसकी एफर्ट क्या है, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी ने उसको इतना बड़ा ओहदा दे दिया है। तो ये हुआ कि भाई उसका यही है कि ये फलां का बेटा है, इस वजह से इसका अपना जाती जो है वो कोई भी एफर्ट नहीं है। बेटा यही हमारी बर्बादी की वजह है।
एक अमीर ज्यादा है और जाती तौर पे कितना भी नाअहल क्यों ना हो, उसको कोई चीज समझ में क्यों ना है, लेकिन वो इवन प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुंच सकता है खानदान की वजह से, उसकी अपनी जाती मेरिट चाहे क्यों ना हो, यानी वो भले ना हो तब भी। Families are not needed for people to reproduce biologically, but they do help maintain social organization. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इनका ये फंक्शन नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे ही पैदा करते रहें, बल्कि उसके साथ साथ उनके और भी फंक्शंस होते हैं, और उसमें होता है कि वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं कि किसको क्या काम करना है, कौन जो है वो यानी कि किस फील्ड में जाएगा। जैसे बेटा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या होता था, एक जो कपड़ा बुनने वाला है वो कपड़ा, उसका बेटा भी कपड़ा ही बुनेगा, एक जो मोची है उसका बेटा भी जूते ही गांठेगा, ठीक है बेटा, उनको ही टाका लगाएगा। तो ये होता था कि जो फैमिली का कारोबार, आपने भी वही काम करना है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होती थी, और जिसका खानदान मिलिट्री में सर्विस देता है वही फौजी अफसर बनेगा। तो ये डायमेंशंस हुआ करते थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। पेरेंट्स पास ऑन देयर ओन सोशल आइडेंटिटी। पेरेंट्स जो है उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो चाहे सोसाइटी में हाई हो या चाहे लो हो, यानी रेस, नस्ल। अगर काले खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है तो सोसाइटी में वो काला ही गिना जाएगा। एथनिसिटी, आया सिंधी है, बलूच है, पंजाबी है, मुहाजिर है, वो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ है उसी कम्युनिटी में वो गिना जाएगा। रिलीजन, किस मजहब से ताल्लुक रखेगा, वही जिस जो उनके पेरेंट्स का है उसमें ही वो गिना जाएगा। सोशल क्लास, उसका जो सोशल क्लास है, मर्तबा है सोसाइटी में, वो क्या होगा, जो उनकी फैमिली का होगा वही उनका होगा, ठीक है बेटा। और ये सारी चीजें उस बच्चे को अपने पैदा होने वाले दिन ही ये सारी चीजें अलॉट हो चुकी होती हैं। उसके बाद बेटा जो चौथा फंक्शन है वो है मटेरियल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। यानी फैमिली क्या देती है आपको, मटेरियल सिक्योरिटी देती है, यानी आपको घर मिलता है, आपको कपड़े मिलते हैं, आपको खाना मिलता है, और भी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं वो आपको आपकी फैमिली देती है। उसके अलावा आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। इमोशनल सिक्योरिटी क्या है कि बेटा आपके जो जज्बात हैं, आप जज्बात का ख्याल होता है, मिसाल के तौर पर आप कभी लो फील करते हैं, आप कभी डिमोटिवेटेड होते हैं, तो ये आपकी फैमिली होती है जो आपके आपके साथ होती है, आपके गम में बराबर का शरीक होती है, आपकी खुशियों को दुबाला करती है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो फैमिली के होते हैं। Many people view the family as a heaven in a heartless world. Heaven in heartless world, यानी ये दुनिया क्या है, बेदर्द है, यानी दर्द, यानी दर्द वालों की दुनिया ही नहीं है ये। हर्टलेस यानी दुनिया का कोई दिल ही नहीं है, लोग तड़प रहे होंगे, उनकी चीखें लोगों को सुनाई ही नहीं देंगी, महसूस ही नहीं कर पाएंगे दूसरे लोगों की तकलीफ। ये ऐसी दुनिया है। लेकिन ऐसी दुनिया में फैमिली का होना, माँ का होना, बाप का होना, भाई का होना, बहन का होना, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। ऑफरिंग फिजिकल प्रोटेक्शन, आपको क्या देते हैं ये, फिजिकल प्रोटेक्शन यानी जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इमोशनल सपोर्ट, आप कभी यानी डिस्टर्ब होते हैं तो भाई होता है जो आपके साथ आखिर आपके दुखों को बांट लेता है। ये बहन होती है जो मस्तियां मजाक करके आपको हल्का कर देती है, आपके टेंशन आपसे दूर कर देती है, आपको सहारा देती है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कभी आपको पैसों की जरूरत होती है, भाई बाप, मैं, माँ, बहन, ये सारे आपको सपोर्ट करते हैं। Perhaps this is why people living in families tend to be, यानी इसी वजह से जो लोग फैमिलीज के अंदर रहते हैं tend to be happier, वो उन लोगों से ज्यादा खुश होते हैं जो फैमिलियों में नहीं रहते।
हेल्दियर वो उन लोगों से ज्यादा सेहतमंद होते हैं जो फैमिलीज में नहीं रहते। वेल्दियर और उन लोगों से ज्यादा वो पैसे वाले होते हैं, पैसे की टेंशन नहीं होती, जो फैमिलियों में नहीं रहते। देन पीपल लिविंग अलोन। अच्छा बेटा, जो पांचवा और इनका फंक्शन है, इनके फंक्शन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 डिस्कस कर रहे हैं। वेल बींग, वेल बींग यानी तंदुरुस्ती। Healthy family relationship afford companionship, love, security, sense of worth and a general feelings of well-being। यानी कि बेटा अगर आपकी फैमिली हेल्दी है, हेल्दी फैमिली से क्या ताल्लुक है? बाप एक जिम्मेदार इंसान है, एक सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है, मोहब्बत करने वाला है, शफकत देने वाला है। माँ एक सलीके वाली है, एक जिम्मेदार खातून है, एक मोहब्बत करने वाली है, मासूम दिल रखने वाली है। ठीक है, इसी तरह की अगर आपकी फैमिली है तो आप यानी कंपेनियनशिप, आप अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। लव, आपको मोहब्बत मिलेगी। बेटा मोहब्बत इतनी जरूरी होती है इंसान की खुशी के लिए जितना किसी दरख्त के लिए पानी। दरख्त को पानी ना मिले तो वो सूख जाता है, इसीलिए किसी दिल को मोहब्बत का एहसास ना मिले तो वो दिल जो है वो मुरझा जाता है। तो ऐसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को मोहब्बत देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी का की माना है तहफ्फुज। उनकी मौजूदगी में आप जो अपने आप को महफूज समझते हैं। बाप नहीं आता, घर में नहीं होता तो आप समझते हैं कि मैं धूप में बैठा हूँ। जब बाबा घर आ जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं बस मेरे ऊपर छत आ गई। माँ घर नहीं रहती तो आप समझते हैं कि जो यानी कि किस कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है। ठीक है बेटा, तो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ वर्थ, सेंस ऑफ वर्थ यानी कि तो अपनी अहमियत का अंदाजा, भाई मैं भी कुछ हूँ। तो आपकी फैमिली आपको फील करवाती है यार यू आर वेरी वैल्यूड, आप दुनिया में आप जैसा है ही नहीं कोई। कौन बताता है? फैमिली बताती है। दुनिया की नजर में तो आप लाखों करोड़ों में हैं और आप यानी क्या कहते हैं कि अनइम्पोर्टेंट हैं। आप अगर नहीं भी रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटियां चलती रहेंगी, ये क्लासें चलती रहेंगी, सब कुछ एक नहीं होगे। 5-10 बच्चे भी खो गए तो कोई फील ही नहीं करेगा कि यार 5 बच्चे होते थे वो नहीं है अभी हमारे साथ। लेकिन आप अगर अपनी फैमिली के साथ नहीं होंगे तो उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड फैमिली। डायनेमिक्स ऑफ मैरिज। अच्छा बेटा, ये आखिरी हमारी स्लाइड है, आखिरी टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ मैरिज। यानी मैरिज के क्या क्या डायनेमिक्स पाए जाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, यानी मर्द हो चाहे औरत हो, फिजिकली उनका जो चेहरा है वो दिलकशी, यानी जाहिरी दिलकशी। बेटा शादी में जाहिरी दिलकशी बहुत बड़ी माना रखती है। आप बेटा बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, वो घर जिनमें बड़ी उम्र की बेटियां बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनमें वही होंगी जो बेचारी हल्के यानी नक्श वाली हैं, उनके चेहरे इतने दिलकश नहीं हैं। किसी भी घर में आप कोई एक ऐसी लड़की नहीं देखेंगे जो चेहरे की दिलकशी रखने वाली और वो घर में अभी तक कंवारी बैठी हो। इट मीन्स हमारी सोसाइटी जो है वो दिलकशी को ज्यादा पसंद करती है, जाहिरी जाहिरी कशिश को ज्यादा वैल्यू देती है बिनिस्बत अंदर की। लेकिन बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो इंसान जो ये समझता हो कि जाहिरी तौर पर वो इतना दिलकश नहीं है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? बेटा उसके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने अंदर को, अपना जो अंदर है, अपना जो बातिन है, उसको इस कदर खूबसूरत बनाएं, इस कदर खूबसूरत बनाएं कि लोग आपसे एक बार बात करें, एक बार बात करें तो वो आपके हो जाएं। इस कदर आप अपने फिर, जब कहते हैं ना, जब आपकी गुफ्तगू में, आपके अल्फाजों में जादू हो, तो फिर आप, आपके चेहरे की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो दिलकश चेहरा रखने वाले हमेशा दिलों पे हुकूमत करते हैं। लोग उनको अपनाते हैं, लेकिन अगर उनका अपना अखलाक नहीं है, उनका अपना किरदार नहीं है, अंदर में वो अच्छे नहीं है, तो जल्दी अपनी दिलकशी का असर खत्म कर बैठते हैं।
लोग उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हकीकी तौर पे देखा जाए तो जाहिरी खूबसूरती से अंदर की खूबसूरती बहुत बड़ी माना रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। We prefer physically attractive person over physically unattractive person for spouse। यानी ये हमारे मिजाज में पाया जाता है, हम हमेशा अच्छी शक्ल के पीछे भागते हैं। Partners who believe they are getting far more in exchange than they give feel insecure and guilty। यानी कि बेटा वो पार्टनर जो ये समझते हैं कि यार मैं जो है बहुत ही कम दे रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्द है, उसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आप ये ना समझें कि वो मर्द जो है वो फूलों की सेज पर बैठा है, नहीं, वो बड़ी इनसिक्योरिटी से गुजर रहा होगा, इस खौफ से गुजर रहा होगा कि क्या पता कब ये मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए, क्योंकि ये तो इतनी हसीन है और मैं तो हूं कुछ नहीं। और इसी तरह अगर कोई मर्द बहुत ज्यादा हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, और उसकी बीवी बेचारी थोड़ी सी आम सी खातून है, तो वो भी डर डर कर जी रही होगी, इसी खौफ में जी रही होगी कि क्या पता कब मुझे ये निकाल दे और इसको अपनी हम पला लड़की मिल जाए और मुझे वो कब निकाल दे। तो इनसिक्योरिटी होती है जब मिसमैच होता है दोनों के दरमियान में। अच्छा, खौफ, इनको खौफ होता है, जो दूसरों को कम देते हैं दूसरों से ज्यादा लेते हैं उनको खौफ फील होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो होते हैं जो ज्यादा देते हैं, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, एक बीवी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, मर्द जो है वो थोड़ा हल्का है, इनकम भी कम है, चेहरे का भी इतना नहीं, अब वो नखरे बहुत ज्यादा करेगी लड़की उस शोहर के साथ, बार बार ये ताने देगी कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। और दूसरी तरफ अगर कोई मर्द जो है वो इस तरह से थोड़ा ऊंचा हो अपनी बीवी से, तो वो भी ताने दे देकर मार देगा बेचारी को कि तुम्हारी शक्ल ही क्या है, तुम्हारी तालीम ही क्या है, क्या हो तुम तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें ये दिया वो दिया। तो एंग्री जो ज्यादा है, जो ज्यादा खूबसूरत, जो कम खूबसूरत या कम जो है कंट्रीब्यूट करने वाला, वो बेटा आप मुझे माइक क्यों खुल जाती है बाबू। बेटा लास्ट स्लाइड्स, रिलेशनशिप्स टेंड टू गो बैड, यानी ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। कब ताल्लुकात खराब होते हैं? व्हेन देयर इज अ मिसमैच, मिसमैच होता है किनके दरमियान, बिटवीन व्हाट यू वांट फ्रॉम द अदर पर्सन, यानी आपको क्या चाहिए दूसरे बंदे से, एंड व्हाट यू थिंक यू आर गेटिंग, और आपको मिल क्या रहा है। अगर आपको जो चाहिए और जो मिल रहा है वो एक तरह नहीं है, आप कहते कि मेरी बीवी जो है, मैं आऊं तो सुबह को बस चाय हाथ में लेकर खड़ी रहे, मुझे जगह ही नहीं, और मैं जब आंख खोलूं तो वो चाय अपने हाथ में लिए खड़ी हो, और जब मैं चलूं तो वो पीछे जो है वो नौकरों की तरह चलती आ रही हो, ये करे वो करे। जब आपकी सोच इतनी शाहाना होगी तो फिर तो वो बेचारी आपकी उम्मीदों पर नहीं पूरा उतर पाएगी ना, तो फिर आप क्या करेंगे, उससे नाखुश होंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है बस आप उतना चाहें। आपकी ये जो चाहत है ना बेटा, ये चाहत आपको मरवाती है। मसला क्या होता है, आप उस बच्चे की मानंद होते हैं जिसके जेब में 25 रुपए पड़े लेकिन वो 50 रुपए की डॉल चाहिए उसको, तो बेटा प्रॉब्लम तो होगी। अक्लमंद बच्चा वो है जिसके जेब में अगर 25 रुपए पड़े तो वो 5 रुपए की डॉल चाहे, 10 रुपए की चाहे, 15 की चाहे, 20 की चाहे, लेकिन नहीं पूरी हो रही तो 25 की चाहे, लेकिन 26 की ना चाहे, तभी वो खुश हो पाएगा। तो जो मिल रहा है, जो है, बस उतनी की चाहत रखें, उससे ज्यादा की चाहत ना रखें। जी बेटा, तो ये सारा था आज हमारा लेक्चर फैमिली के ऊपर। अब अगर कोई बात शेयर करना चाह रहे हो, कोई कुछ कुछ पूछना चाह रहे हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग अब यानी नहीं कुछ पूछेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर मुझे ये गुमान होगा कि शायद बच्चे मेरे साथ हैं भी, मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। सर मैं एक बात बोल शेयर करना चाहती हूँ कि जी, जैसे आजकल हमारे सोसाइटीज में बाहर की अस्सलाम डेकोरेशन वालेकुम सर। जी शाजमीन, आप अपनी बात पूरी करें।
सर जैसे बाहर की डेकोरेशन को हम लोग देखते हैं, बाद में उससे हम लोग बहुत पछतावा हासिल होता है उस इंसान को कि हमने ऐसा क्यों किया। बाद में वो इनसाइड जो इंसान की खूबसूरती होती है, बाद में उनको रियलाइज होता है कि काश हम इसको पहले हम लोग इसका इखलाक देखते हैं ये, लेकिन ये कुछ नहीं देखते। पहले हम लोग बाहर की डेकोरेशन देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं कि आया कि ये कैसा इंसान है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखते। हमारी सोसाइटीज में आजकल ये बहुत ज्यादा है सर। और ये आज जो बाहर की खूबसूरती है ये एक धोखा है। जी बेटा बिल्कुल। एक एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि अगर मर्द जो है वो यानी कि चेहरे के पीछे भागने की बजाय किरदार के पीछे भागे, तो यकीन माने जो हमारी समाज की बेटियां और बहनें हैं वो यानी मेकअप के पीछे भागने की बजाय अपने किरदार के पीछे भागेंगी। जी। सर जी सर, ऐसे जी। बहू लेकर आते हैं खूबसूरत चेहरे देखकर, तो ऐसी फैमिलीज में बाद में आ, मतलब कि जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी बीवी की खूबसूरती को, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है अपनी खूबसूरत बीवी की खूबसूरती को, तो उनके कहने पे वो अपने माँ बहन इनके ऊपर बहुत ज्यादती भी करते हैं, और बाद में इनको बहुत बहुत ज्यादा पछतावा होता है। बेटा असल में मर्द जो होता है ना, मर्द ये सिर्फ एक मेल का नाम नहीं है। जो मर्द हम ये समझते हैं कि जिसकी मूछें बड़ी हैं वो मर्द है, और जो भारी भरकम है वो मर्द है, जो दबदबे से बात करता है वो मर्द है। बेटा मर्द का ताल्लुक दिमाग से होता है। मर्द वो होता है जो औरत को और अपने खानदान को संभालने की सलाहियत रखता है। अब आजकल का Yes. मर्द जो है वो मर्द नहीं रहा है, वो बच्चा ज्यादा है मर्द कम है। वो मर्द की तरह सिर्फ दिखता है, वो मर्द है नहीं। या तो अपने माँ बाप की गोद में बैठकर वो पराई जो बेटी होती है उसके ऊपर जुल्म करता है, या तो बीवी की गोद में बैठकर अपनी माँ बाप को खून के आंसू रुलाता है। मर्द कौन होता है? बेटा मर्द वो होता है जब माँ बाप से बातचीत करे तो माँ बाप को लगे कि ये तो बस है ही मेरा, मुझे क्या डरने की बात है। और बीवी के साथ मिले, बीवी के साथ बातचीत करे तो बीवी को ये लगे कि इस बंदे की मौजूदगी में मुझे किसी चीज की डर रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बैलेंस कायम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है मर्द के लिए। ना माँ बाप को इस चीज की इजाजत है कि वो उसकी बीवी के साथ कोई गलत यानी करें, कोई इनजस्टिस करें। ना बीवी को इस चीज की इजाजत करें कि वो उनके माँ बाप के साथ कोई बदसलूकी करें। और यही आजकल के मर्द की मर्दानगी का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। Yes. जी। एनीवन एल्स? बेटा किसने सलाम किया था दरमियान में? वालेकुम सलाम जी। मैंने किया था सर, मैंने वाजिद भुट्टो ने सर। जी जी भुट्टो साहब बताएं। सर असल में बात यह है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टॉपिक नहीं है, पर इम्पोर्टेंस तो रखता है। जी जी करें करें बेटा करें। सर वो 10 बजे हम नींद से अच्छी तरह उठ पाते नहीं है सर। अरे यार ऐसे ना करें। चलो मैं 9 बजे सर लूंगा। असल में अच्छा बेटा, बेटा एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनमें ऐसा भी मुमकिन है कि उस वक्त शायद किसी बच्चे के घर में लाइट ना हो, सिग्नल ना हो, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा कि आपके इश्यूज हैं, ये आपके नहीं, ये मेरे इश्यूज हैं, मुझे इनको हैंडल करना है। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाई है कि वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास उस वक्त मेरे साथ नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास सिग्नल नहीं है, लाइट नहीं है या कोई और इशू है, तो वो जो हम लेक्चर अपलोड करेंगे उनको देखकर अपने नोट्स बनाकर वो नोट्स मुझे सेंड करेंगे पीडीएफ फाइल में या किसी में, या उनके स्नैपशॉट भेज देंगे मुझे। तो वो मैं स्नैपशॉट देखकर उनकी मैं प्रेजेंट लगा लिया करूंगा। लेकिन ऐसे ना हो कि रोजाना ही ये चीज करें, क्योंकि आपने इस चीज को वैल्यू देनी है। अब अगर हम यही सोचेंगे नहीं यार मुझे तो नींद पूरी करनी है, तो आप अगर थोड़ा जल्दी सो जाएं ईशा नमाज के बाद तो आप तो सुबह जल्दी उठेंगे। लेकिन अगर आप रात 2-3 बजे तक इंटरनेट चलाते रहेंगे, फेसबुक चलाते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, फिर तो बेटा सुबह को नहीं उठ पाएंगे। और हमें सुबह को जल्दी लेना है। ये तो 10 बजे मैं गलत ही कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, मुझे 9 बजे लेना चाहिए। ठीक है बेटा? सर असल में फैमिली प्रॉब्लम है ना, सब देर उठते हैं तो इसलिए
तो बेटा रख जल्दी, सकते हैं सर। तो बेटा जल्दी उठ जाया करे ना। सर नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं तो तकरीबन 12 बज जाता है। अरे यार छोड़ें, इसकी वजह से तो हमारी कौम अस्सलाम वालेकुम सर। 12 बजे, 12 बजे उठने का काम थोड़ी होता है। 12 बजे तक आपको सारे दिन के काम कर चुकने चाहिए, यानी 12 तक आप अपने सारे काम। Sir, I have a question. I have a question, sir. जी बेटा। Sir, I haven't understood yet new locality because of disconnection of network. Please क्या नहीं समझा? understand me again. What New locality. न्यू लोकेलिटी? जी जी। बेटा एक्चुअली न्यू लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी अ प्लेस वेयर हस्बैंड और वाइफ इज सपोज टू गो टू लिव। तो हमने पेटी लोकेलिटी, मेटी लोकेलिटी और न्यू लोकेलिटी डिस्कस किया था। तो बेटा न्यू लोकेलिटी में क्या होता है, नाइदर हस्बैंड गोज टू यू नो एट द होम ऑफ द वाइफ टू लिव with them, with her and her father, mother and father. Neither wife joins the family of the husband. Both decide to establish separate home from their respective parents. आ रही बात समझ में बेटा? Means, sir, living or located away from both husbands and Yeah. wives' relatives. Exactly. Neither wife goes to join the family of the husband, nor husband goes to join the family of wife. Both decide to establish separate home. That is called new locality. Okay, sir. I got your picture. Thank you. Okay, बेटा. Anyone else? चले बेटा, अगर किसी का नहीं है सवाल तो अब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 3 सेशन अल्लाह के फजल करम से हमारे हो चुके हैं, और बेटा हम इंशाल्लाह ताला बाकी के जो 4 टॉपिक हमारे रहते हैं या 5 रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे प्रेजेंटेशन के सेशंस शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज अपने आप को तैयार रखें और अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाएं, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशंस होंगी, जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, आप कम वक्त में हमें ज्यादा से ज्यादा ना, क्योंकि आपको मिलेंगे 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आप अपना सब कुछ हमें बताएंगे। ऐसे ना हो कि एक स्लाइड आप पढ़ रहे हो और आपके 5 मिनट खत्म हो जाएं, आपको छठा मिनट तो मिलने वाला नहीं है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी टोटल कितनी स्लाइडें थी, 5 मिनट में आपने कितनी हमें बताई है। 100% बताया तो आपको ए ग्रेड मिलेगा उस पे। अगर आपने 100% नहीं बल्कि 10-20% बताया तो आपको सी ग्रेड मिलेगा उस पर। ठीक है बेटा? और भी काफी सारी चीजें देखी जाएंगी, आपने कितनी रिसर्च की है, आपने काम की चीजें कितनी आप लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जज करना है, आपने जो टॉपिक बता रही हैं उसमें नई चीज मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने नई चीजें कितनी सीखी हैं आपकी इससे। एक बच्चा है वो एक भी नई चीज नहीं लाया, सारी घिसी पिटी बातें वो जो सब सारे लोग जानते हैं पहले से। तो हर एस्पेक्ट में वो सी ग्रेड लेगा। जो 5-6 एस्पेक्ट में आपके जज करने वाला हूँ उनमें सी लेगा। 5 टोटल आपके एस्पेक्ट्स होंगे। सी यानी 1 मार्क, बी यानी 2 मार्क, ए यानी 3 मार्क। 15 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन होगी। अगर आपके 5 में ए होंगे तो आपके 15 नंबर होंगे। अगर आपके यानी 5 जो है वो बी होंगे तो आपके 10 नंबर होंगे। 5 सी होंगे तो आपके 5 नंबर होंगे। और अगर 2 ए हैं, 2 बी हैं, 1 सी है, तो उस हिसाब से 3-3, 2-2 और 1 नंबर आपको मिलेंगे। इस हिसाब से आप प्लीज कोशिश कीजिएगा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छे से अच्छी हो। ठीक है बेटा? डिड यू गेट मी? Yes, sir. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah.